हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंटर 8 चैप्टर नंबर 4 प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज सॉल्यूशन का पार्ट 1 होगा, जिसमें मैं चैप्टर 4 के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमेशा की तरह हमारे पास जो हर एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स का आता है। हमारे पास 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनके हमें आंसर्स देने हैं। पहला है नंबर ऑफ बुक्स एंड देयर टोटल कॉस्ट आर सेट टू बी इन डैश प्रोपोर्शन। अब नंबर ऑफ बुक्स और उनकी कॉस्ट, नंबर ऑफ बुक अगर बढ़ेंगे तो उनकी कॉस्ट ही डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है तो उसको हम कौन सा प्रोपोर्शन कहते हैं? डेफिनेटली इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। Second fill in the blanks है if y equal to 5x then y is dash proportional to x। अब हमेशा याद रखें इस चीज को। अब इसमें क्या होता है, इसने क्या कहा है y इक्वल टू 5x। जब x और y एक दूसरे के पैरेलल हो तो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। अगर सिंपली मैं कहूँ, यानी अगर मैं y की वैल्यू में इंक्रीमेंट करूँ तो x की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होगा, या मैं कहूँ कि x की वैल्यू में अगर मैं इंक्रीमेंट करूँ तो y का टोटल आंसर भी इंक्रीमेंट में आएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं x को 2 रख दूं तो y बन जाएगा 10, x को 3 रख दूं y 15। यानी x की वैल्यू जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन होगा? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 या पार्ट 3 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का इफ y इक्वल टू 8 अपॉन x देन y इज डैश प्रोपोर्शनल टू x। अब जब x हमारे पास न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाए, यानी डिनोमिनेटर में आ जाए, तो हमारे पास वो प्रोपोर्शन इनवर्स कहलाता है, यानी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो। क्वेश्चन नंबर 4 या पार्ट 4 है इफ x एंड y आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन x y इज। अब x और y अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो x y की वैल्यू क्या होगी? अब इस चीज को अगर मैं देखूं तो इसी वैल्यू को मैं दोबारा लेता हूं। यानी फॉर एग्जांपल y और x है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे की, तो हमारे पास y इक्वल टू या y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स बन जाएगा, या प्रोपोर्शनलिटी का साइन और 1 अपॉन एक्स, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में x हमारे पास अपॉन में आता है। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनली जब हटता है तो k आता है, k यानी y इक्वल टू के एक्स बन जाएगा ये। और हमें क्या फाइंड करना है? एक्स वाई को एक तरफ करना है, यानी ये x अगर मैं इस तरफ भेज दूं तो ये k के इक्वल बन जाएगा। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है इनवर्स प्रोपोर्शनल की, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी की है। तो इसका आंसर आएगा कांस्टेंट विच इज k। पार्ट 5 एंड द लास्ट पार्ट इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग इनवर्स प्रोपोर्शनल इज ऑलवेज ए कर्व होती है। इनवर्स प्रोपोर्शनल ग्राफ हमारे पास कर्व बनती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है विच यूजुअली पासिस थ्रू द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। इसमें भी हमारे पास 5 पार्ट्स आएंगे जिनके हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। सो इफ x and y are directly proportional to each other then the constant is given by y upon x। अगर x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उनका कांस्टेंट कैसे होगा, यानी k की वैल्यू क्या होगी? तो x और y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो y इक्वल टू के एक्स होगा, ये y इक्वल टू के एक्स होगा ये। अब यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड करें तो ये y x जो है वो डिवाइड में चले जाएगा, यानी y अपॉन x बन जाएगा, तो ये होगी ट्रू। पार्ट 2 है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड पेट्रोल कंज्यूम्ड इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अब डिस्टेंस जितना गाड़ी ज्यादा कवर करेगी उतना ही पेट्रोल ज्यादा कंज्यूम होगा, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, पर इसने क्या कहा है? इनवर्स प्रोपोर्शन, तो ये हो जाएगा फॉल्स। पार्ट 3 हमारे पास प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग टू और मोर क्वांटिटीज इज कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो दो से ज्यादा क्वांटिटीज जब किसी प्रोपोर्शन में इन्वॉल्व हो तो वो हमारे पास कंपाउंड प्रोपोर्शन ही कहलाता है। सो दिस इज ट्रू। पार्ट 4 है द ग्राफ ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन इज ऑलवेज पासेस थ्रू एन ओरिजिन। इनवर्स प्रोपोर्शनल ग्राफ कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होता, वो होती है कर्व लाइन, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करके बैठे हैं, तो ये होगा फॉल्स। पार्ट 5 है इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देन y इक्वल टू k अपॉन x। x और y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो y की वैल्यू क्या होगी?
अब डायरेक्टली है तो ये इसी वैल्यू को आप दोबारा कंसिडर कर लें, y इक्वल टू के एक्स होगा, k अपॉन एक्स होगा नहीं तो ये होगा फॉल्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। टेबल के देख के डरे ना, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने इस तरह के सॉल्यूशंस काफ़ी करवाए हैं, होप सो वीडियो आपने देखी हुई है, अगर नहीं देखी तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक्स, प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। और इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी से करें अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं। बढ़ते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। हमें x और y की वैल्यूज कुछ गिवन है, कुछ x और y की वैल्यू मिसिंग है जो कि हमने ढूंढनी है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, पर अगर यहाँ पे x नहीं गिवन तो y गिवन है, और अगर यहाँ पे y नहीं गिवन तो x गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें एक तो यहाँ से चीज एक पता चल गई कि x और y के बीच में रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हमें डेटा से ये तो पता चल गया है कि x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जनरल इक्वेशन जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी थी वो क्या थी, वो थी y इक्वल टू के एक्स। पहला स्टेप हमारा होगा इस k को फाइंड करना, क्योंकि इसके बगैर हम आगे सॉल्यूशन में नहीं बढ़ सकते। k होता है कांस्टेंट, यानी उसकी वैल्यू एक जगह से फाइंड होगी तो हर कैलकुलेशन में उसकी वैल्यू सेम होगी। तो इस इक्वेशन से अगर मैं रीअरेंज करूं इसको और k की वैल्यू फाइंड करूं तो k इक्वल टू बन जाएगा y अपॉन एक्स के। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक y और x की वैल्यू की पेयर उठा लें आप। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाली उठा लेता हूँ, y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स में y की वैल्यू 20 है और x की वैल्यू 4 है, जो फर्स्ट इंटरवल है हमारे पास। वो मैंने जब पुट किया तो 5 आया। अब हमारे पास जो वैल्यू आई कांस्टेंट k की वो आई 5। अब थ्रू आउट द कैलकुलेशन अगर आप देखें अब तो ये सेम रहेगी। अच्छा, अब हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हम यहाँ की x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं जो कि 11 के नीचे आएगी। तो वहाँ पे हमारे y की वैल्यू है, हम फाइंड करते हैं फाइंडिंग y व्हेन x इक्वल टू 11। तो y की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल टू के एक्स, के की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो वैल्यू पुट करें आप। 5 11 से 55 बनता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 55 आ गई। ऑन द अदर एंड मैं कहूँ फाइंडिंग x व्हेन y इक्वल टू 100, जब y 100 है तो हम x की वैल्यू हमें रिक्वायर है, यही वैल्यू दोबारा कंसीडर करेंगे। x की हमें इसमें से इक्वेशन बनाएंगे तो वो बनेगी x इक्वल टू y अपॉन के। y की वैल्यू हमारे पास 100 है, k की वैल्यू 5 है, हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20। तो हमारे पास जो एक वैल्यू आई वो आई y की 55 और x की वैल्यू आई 20। ये था क्वेश्चन नंबर 3। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को भी आप दोबारा एक बार से देख सकते हैं। आई एम श्योर कि ये समझ आ जाएगा। पार्ट 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल गिवन है हमें, तो हम उसी की जनरल इक्वेशन को मद्देनजर रख के सॉल्यूशन की स्टार्टिंग करेंगे। हमें पता है कि y और x और y है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की जनरल इक्वेशन होती है y इक्वल टू के अपॉन एक्स हमारे पास। हमें पहले सिमिलर तरीके से k को फाइंड करना है। k यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ तो k इक्वल टू एक्स वाई बन जाएगा। ये रीअरेंज करके मैंने निकाल लिया y k इक्वल टू एक्स डॉट वाई। अब किसी भी एक पेयर को उठा ले जिसमें x और y दोनों की वैल्यू और उसे यहाँ पे पुट करें। मैंने फर्स्ट वैल्यू उठाई है विच इज़ 9 एंड 27, k आ गया मेरा 243। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 243। k हमें गिवन हो गया। अब हमें फाइंड करना है y की वैल्यू जब x की वैल्यू 81 है। तो वही मैंने यहाँ पे इक्वेशन को रीअरेंज किया, क्योंकि मुझे y चाहिए तो y इक्वल टू के अपन एक्स वाली वैल्यू सेम हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे। k की वैल्यू 243 है, x की वैल्यू 81 है, पुट करें तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू 3। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 3। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 दे आर प्रीटी मच सिमिलर। अब आते हैं हम पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में कहता है, sorry for these two errors, part 5 कहता है मैं a boat covers 15 किलोमीटर in 3 hours, what distance will it cover in 2 hours। एक बोट है जो कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है 3 घंटे में,
अब वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इसको सॉल्व करेंगे हम दो तरीकों से। पहला तो तरीका हमारा ट्रेडिशनल मेथड होगा जो कि हम थ्रू आउट द सॉल्यूशंस यूज करते आए हैं, और दूसरा होगा एक शॉर्टकट मेथड जिसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। तो मेथड 1 की शुरुआत करते हैं। मैंने क्या सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, पहले वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करो। तो वेरिएबल हमारे पास दो है यहाँ पे, एक डिस्टेंस, दूसरा है टाइम इन आवर्स। जब 15 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर कर रही थी तो गाड़ी को 3 घंटे लग रहे थे। जब हमें 2 घंटे डिस्टेंस और 2 घंटे का टाइम दिया जाए तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो पहला स्टेप यही था हमारे पास कि जो अननोन क्वांटिटी है उसके पास डाउन टू अप एरो लगा दें आप। वो एरो जब लगा दी, अब इसके रिस्पेक्टिव से आपको इनकी रिलेशनशिप देखनी है। जब 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही थी तो उसे 3 घंटे लग रहे थे, तो 2 घंटों में एब्सोल्युटली कम डिस्टेंस कवर करेगी, यानी टाइम कम हुआ तो डिस्टेंस भी हमारा कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यही तरीका x/15 इक्वल टू 2/3 हमारे पास इक्वेशन बनेगी इसकी। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिटेल्ड कवर किया है कि कैसे इनकी इक्वेशंस बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मैंने 15 को उस साइड शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे वो डिवाइड हो रहा था उस तरफ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 3 ज़ा 3 एंड 5 3 ज़ा 15, और इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 5 2 ज़ा 10 होगा। तो x हमारे पास आ जाएगा 10 किलोमीटर, यानी 2 घंटे में वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। अब हम आते हैं हमारे पास सेकेंड मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड में हमें पता है कि बोट जो है 15 किलोमीटर कवर कर रही है 3 घंटे में, तो डिस्टेंस कवर बाय बोट इन 1 आवर कितना होगा, तो 15 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। 15 डिवाइड बाय 3 का आंसर है 5, यानी 1 आवर में वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही, दो घंटों में कितना करेगी, तो उसको सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 किलोमीटर आ जाएगा। बोथ मेथड्स आर प्रीटी सिंपल, क्योंकि ऊपर वाला मेथड भी इतना टिपिकल नहीं है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। ये सेकंड मेथड भी इजी है, किसी भी मेथड से आप जा सकते हैं, पर फॉर द एकेडमिक पर्पसेज पेपर्स के हवाले से मैं आपको रेफर करूंगा कि आप मेथड 1 को ही फॉलो करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी ये जो सेकंड मेथड मैंने किया है इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 11 मैन कैन डिग a 6-hole 3/4 meter long trench in one day. How many men should be employed for digging 27 meter long trench? पहला वही है हमारे पास, वेरिएबल आप आइडेंटिफाई कर लें तो आपका आधा क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो जाना है। मेथड 1 है, ये भी मैं दो तरीके से सॉल्व करूंगा। मेथड हमारे पास जो वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ मैन और लेंथ, दोनों गिवन है। अब जब 11 बंदे थे तो हमारे पास 6 होल 3/4 की लेंथ की ट्रेंच को खोदा जा रहा था, यानी खोद रहे थे वो लोग। अभी वैल्यू कितनी बनती है, आप 6 4 24 और 3 27/4 बनता है ये। हमारे पास नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड है जबकि हमें 27 मीटर की ट्रेंच को खोदना है। अब हमारे पास सेम तरीका है कि हम पहले तो जो क्वांटिटी फाइंड करनी है उसके बाद डाउन टू अप एरो लगा देंगे, उसके बाद उसके रिस्पेक्टिव हम नेक्स्ट क्वांटिटी को देखेंगे। अब देखने के पहले हम यहाँ पे इससे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये होता है 27/4, जो कि मैं पहले ही करके दिखाया था आपको। अब ये क्वांटिटी कितनी होगी, तो इसे हम डेसिमल में ले लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इजी हो। तो ये बनता है 6.75। अब अगर आप इन दोनों में देखें तो 27 इज ग्रेटर देन 6.75, एक तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप। जब 11 बंदे थे तो हमारे पास 6.75 मीटर ट्रेंच खोद रहे थे, हमें 27 मीटर खोदनी है तो बंदे ज़्यादा नीडेड होंगे, यानी हमारे पास लेंथ बढ़ी तो नंबर ऑफ मैन भी बढ़ गए। दोनों एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही, तो ये भी प्रोपोर्शन होगा डायरेक्ट। वही x/11 इक्वल टू 27 अपॉन आप 27/4 कर दे। तो यहाँ पे मैंने उसी चीज को किया है कि x/11 27 ये वाला, और ऊपर वाला जो है वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 27/4 में, ठीक है। अब इस चीज की ये मल्टीप्लीकेशन में जब कन्वर्ट होगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे, यानी 4 ऊपर आ जाएगा 27 नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे। अब 27 से 27 कैंसिल, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इससे ये कैंसिल, हमारे पास बचा 4, और ये 11 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ आए तो मल्टीप्लाई,
तो ये हमारे पास ओवरऑल जो आंसर देगा वो देगा कुछ इस तरीके से। इसे यहाँ पे भी कैंसिल कर देते हैं। अब 4 11 44 हमारे पास इसका आंसर है। सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। हमें पता है कि जो 11 लोग हैं वो 6.75 मीटर एक दिन में खुदाई कर देते हैं एक ट्रेंच की। तो एक मैन यानी एक सिंगल बंदा कितनी करेगा, तो वो होगी 6.75 डिवाइडेड बाय 11, जो कि बनता है अप्रोक्सीमेटली 0.6136। अब हमें एक मैन की डिगिंग कैपेसिटी पता चल गई। हमें सिंप्लीफाइड करना है नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉय। तो मैन रिक्वायर्ड टू डिग 27 मीटर कितना होगा, एक बंदा इतना करता है तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 0.6136, जिसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 44.00 एंड देन वैल्यू चलती जा रही। तो ये दो तरीके हैं जो आपको इजी लगे आप जा सकते हैं, पर फॉर एकेडमिक पर्पसेज मैं आपको ये वाला रेफर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 6 taps can fill a tub in 30 minutes. How many taps can fill it in 20 minutes? हमारे पास डेटा बनाएंगे, वेरिएबल हमारे पास है दो, नंबर ऑफ टैप्स एंड टाइम इन मिनट्स। हमारे पास 6 टैप्स में एक टप है जो कि 30 मिनट में भर रहा है। अगर 6 टैप के हिसाब से भर रहे हैं किसी टप को, तो वो 30 मिनट में भरा जा रहा है। हमें 20 मिनट में उसी टप को भरना है, तो हमें कितने टैप रखने चाहिए। तो हमारा वही प्रोसीजर सेम होगा। पहले तो जो क्वांटिटी अननोन है, जो चीज़ फाइंड करनी है, वहाँ पे डाउन टू अप एरो लगा दें आप। उसके रिस्पेक्टिव आपको टाइम की रिलेशनशिप देखनी है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जब 6 टप थे, 6 टैप में हम भर रहे थे, तो टप 30 मिनट में भर जा रहा था। अब हमें उसे 20 मिनट में भर रहा है, तो नंबर ऑफ टैप भी बढ़ जाएंगे, यानी इस चीज़ को भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी ये क्वांटिटी कम हुई है, तो इसके रिजल्ट में ये क्वांटिटी बढ़ गई है। एक क्वांटिटी कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़े, तो वो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो x/6 इक्वल टू 30/20 बनेगी। ये बन गई। अब आप पे है, आप पहले 6 को डिवाइड हो रहा है उस तरफ मल्टीप्लाई के लिए लेके चले जाएं। इट्स अप टू यू। अगर आप यहाँ से पहले इसे सिंप्लीफाई करके बाद में 6 को उस साइड शिफ्ट करते हैं, फिर भी कोई मसला नहीं है। इट इज़ इजी और कैन बी डन। 10 का टेबल आप लगा के इसको सिंप्लीफाई करके फिर 6 को लेके जाएं, या यहाँ पे आप सिंप्लीफिकेशन कर लें। 10 का टेबल इसको लगा 2 टाइम और इसको लगा 3 टाइम, और 2 का टेबल 6 को लगा, इसको लगा 1 टाइम, इसको लगा 3 टाइम। तो 3 मल्टीप्लाई विद 3 हमारे पास कितना बनता है, 9 बनता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 9 नंबर ऑफ टैप्स आएगा। ये था आज का 7th क्वेश्चन। बढ़ते हैं 8th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इन अ हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स देयर फूड प्रोविजन आर फॉर 40 डेज। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक हॉस्टल है जिसमें 50 लड़कियां हैं। अब 50 लड़कियों के लिए जो खाना उनके पास है वो इतना है कि वो 40 दिन तक चल सकता है 50 लड़कियों के लिए। इफ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइंस द हॉस्टल, अब 30 मजीद और गर्ल्स ने आगे हॉस्टल को ज्वाइन किया है, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट। अब इसी प्रोविजन, ये सेम खाना है, हमें 30 और लड़कियां आई हैं, यानी टोटल 80 होगी। 80 के लिए कितना चलेगा। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वेरिएबल को मैंने लिख लिया। पहले हमारे पास 50 लड़कियां थी, तो हमारा जो खाना चल रहा था 40 दिन चल रहा था। अब हमारे पास 80 लड़कियां हो गई, तो हमारा खाना कितने दिन चलेगा। 80 लड़कियां कैसे हुई, 50 पहले थी और 30 दूसरों ने ज्वाइन किया है। तो हमारा वही तरीका है। पहले तो जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वहाँ पे डाउन टू अप एरो लगा दें आप। अब यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप देखूँ, तो जब 50 लड़कियां थी तो 40 दिन खाना चल रहा था। अब लड़कियां बढ़ गई हैं, ये क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, यानी खाना कम दिन चलेगा क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा हैं। तो ये हो गए इनवर्स प्रोपोर्शन। वही तरीका है, आपने इक्वेशन बनानी है जो कि मैंने यहाँ पे बनाई, 50/80 इक्वल टू x/40। अब ये तरीका आप पे इज अप टू यू कि आप पहले इसको सिंप्लीफाई करके बाद में इसे इस तरफ शिफ्ट करें या पहले शिफ्ट कर दें। मैंने इसको पहले शिफ्ट कर दिया है। ये 40 का टेबल इसको लगा 1 टाइम, इसको लगा 2 टाइम, और 2 का टेबल इसको लगा 1 टाइम और इसको लगा 25 टाइम। तो इसका जो आंसर आएगा वो 25 डेज आएगा। होप सो ये क्वेश्चन बस प्रीटी सिंपल। बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चन है। पहला है इफ 12 मीटर ऑफ मेटल रॉड
वेट्स 42 kg, 12 मीटर की मेटल रॉड है जिसका वजन है 42 kg. What will be the weight of 6 मीटर ऑफ सेम रॉड, यानी सेम रॉड अगर 6 मीटर की हो तो उसका वेट कितना होगा. वही हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे और पहले वेरिएबल्स लिख लेंगे. वेरिएबल हमारे पास ये दो हैं, लेंथ और वेट. लेंथ हमारे पास पहले 12 मीटर थी तो उसका वेट था 42 kg. लेंथ अब है हमारे पास 6 मीटर तो उसका वेट कितना होगा. पहले तो जो अननोन क्वांटिटी है वहां पे आप एरो लगा दे डाउन टू अप. डाउन टू अप लगाने के बाद रिलेशनशिप चेक करते हैं हम क्या बनता है इनके बीच. अब हमारे पास देखें तो लेंथ जब 12 मीटर थी तो उसका वेट था 42 kg. लेंथ कम हो गई, यानी 12 मीटर की अगर 42 है तो लेंथ कम हुई 6 की, एब्सोल्युटली वेट कम होगा. तो ये हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, सिंपल. अब आपको सिंपली इक्वेशन ड्रॉ करनी है. इक्वेशन कैसे मैंने बनाई है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत डिटेल्ड कवर किया है. इसकी इक्वेशन बनेगी x/42 इक्वल टू 6/12. इट्स अप टू यू. अब यहाँ से कैंसिल करके और फिर 42 को लेके आए या पहले 42 को इक्वल टू के साइड लेके आए, बोथ आर अप टू यू. मैं पहले लेके आया हूँ x इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 6 है 6 और 2 6 है 12 और 2 का टेबल 1 2 है 2 और इसको कितनी बार लगता है 21 टाइम आई थिंक. हाँ 21 टाइम लगता है. तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 21 kg. अब क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट इज द प्राइस ऑफ अ कारपेट. अब इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, इट इज प्रीटी सिंपल. आपको सिर्फ वेरिएबल आइडेंटिफाई करनी है, वही तरीका आप अगर फॉलो करेंगे तो ये इजीली हो जाएगा. द प्राइस ऑफ कारपेट मेजरिंग 12 फीट वाइड एंड 25 फीट लॉन्ग इज RS 2500, यानी 2500 हमारे पास प्राइस है एक कारपेट की जिसकी लेंथ और विड्थ हमें गिवन है. व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ कारपेट मेजरिंग 50 फीट बाय 30 फीट. देख लेते हैं मेरी वेरिएबल्स को. वेरिएबल हमारे पास तीन है, विड्थ है, लेंथ है और प्राइस है. जब 12 फीट विड्थ थी और लेंथ थी 25 मीटर तो हमारे पास जो प्राइस थी 2500 थी. अब हमें जो रिक्वायर्ड है कोई कारपेट, उसकी विड्थ है 50 फीट और लेंथ है 30, तो उसकी प्राइस क्या होगी. अब वही तरीका जो वेरिएबल या अननोन क्वांटिटी है वहां पे डाउन टू अप एरो लगा दे. अब इसके रिस्पेक्टिव आप रिलेशनशिप फाइंड करते जाएं इस तरफ और फिर इस तरफ. तो इसके रिलेशनशिप सिंपल है, ये होगा हमारे पास डायरेक्ट में और ये होगा डायरेक्ट में. और कैसे हुआ वो कुछ इस तरह से कि जब प्राइस 2500 थी हमारे पास, यानी लेंथ अगर पहले मैं पहली क्वांटिटी को देखता हूँ 25 और 30 वाली को, लेंथ को. जब हमारे पास लेंथ 25 मीटर थी या 25 फीट थी तो हमारे पास प्राइस थी 2500. लेंथ बढ़ी है तो प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ेगी, इसीलिए ये डायरेक्ट हो गया. उसके बाद जब हमारे पास विड्थ 12 मीटर थी तो प्राइस थी 2500. जब विड्थ 50 फीट हो गई तो हमारे पास प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाएगी, तो इसी रिस्पेक्टिव से ये भी डायरेक्ट हो गया. अब हमें सॉल्यूशन में इक्वेशन बनानी है, वही तरीका है सेम. इट्स अप टू यू कि आप पहले सिंप्लीफाई करके फिर 2500 को उस साइड लेके आए या तो पहले लेके आए, इट्स टोटली अप टू यू. अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है. 25 का टेबल 25 को 1 टाइम और यहाँ पे इसको 2 टाइम, 2 का टेबल इसको 1 टाइम एंड इसको लगा हमारे पास 6 टाइम और 6 का टेबल इसको लगा 1 6 है 6 और 5 6 है हमारे पास बनता है 30. तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा 5 आएगा और 2500 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12500. ये आंसर हो गया इसका. होप सो आपको वीडियो समझ आई है, क्वेश्चन क्लियर है. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.